हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर 7 करेंगे। इसमें बता रहा है चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश का है। तो ये कह रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई चीज़ है जिसे पेश करने के लिए न्यायालय आदेश का जारी कर सकता है कि आप उसे कोर्ट में पेश कीजिए। ठीक है, और ये सेक्शन 91 से 105 तक है। ठीक है, अब हम आगे सेक्शन देखते हैं। तो 91 कह रहा है दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए सम्मन। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है डॉक्यूमेंट या कोई अन्य चीज है उन्हें पेश करने के लिए कोर्ट सम्मन कर सकता है। तो पहला क्लॉज कह रहा है जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई बाहर साधक, या तो न्यायालय या पुलिस थाने का कोई बाहर साधक पुलिस थाने का कोई बाहर साधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा यह सक्षम हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय एक सम्मन या ऐसा अधिकार एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस सम्मन या आदेश में उल्लेखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे। तो ये क्या कह रहा है? कोई पुलिस थाने का कोई बाहर साधक अधिकारी या न्यायालय, उसको लगता है कोई डॉक्यूमेंट इस व्यक्ति के पास है, ठीक है, उसे न्यायालय में लाना चाहिए, तो उसके लिए वो सम्मन कर सकता है। पहला क्लॉज कह रहा है। हाँ, तो ये कह रहा है यदि कोई न्यायालय थाने का बाहर साधक अधिकारी, ठीक है, या तो न्यायालय या थाने का बाहर साधक अधिकारी जांच या विचारण के लिए किसी वस्तु या दस्तावेज को आवश्यक समझता है, तो उसे पेश करने के लिए वो सम्मन जारी कर सकता है। तो ये पहला क्लॉज कह रहा है। सेकंड क्लॉज कह रहा है यदि वो खुद नहीं आ सकता तो किसी दूसरे पर्सन से, सेकंड पर्सन से वो डॉक्यूमेंट न्यायालय में भेज सकता है। तो ये माना जाए कि उसने अपने सम्मन का पालन कर दिया है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर। क्लॉज थर्ड कह रहा है कि इस धारा की कोई भी बात, धारा 123, 124 साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, 123 और 124 जो वही साक्ष्य अधिनियम पर प्रभाव डालने वाले नहीं समझे जाए। तो ये कह रहा है कि इस धारा की कोई बात जो धारा 123 और 124 जो एविडेंस के सेक्शन 123, 124 है, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अब आ जाते हैं इसका बी पर। बी कह रहा है डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये सेकंड क्लॉज कह रहा है कि जो पत्र है, डाक तार है, जो डाक तार अधिकारी की अभिरक्षा में, उन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। ठीक है, उन पर ये प्रभाव नहीं डालेगी। अब आगे क्योंकि उसके लिए अलग सेक्शन दे रखा है ना, पत्र, डाक तार वगैरह के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 92 पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है। ठीक है, तो कह रहा पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। तो अभी कह रहा कोई लेटर वेटर है, पत्र हैं या तारों के संबंध में प्रक्रिया क्या दे रखी है। तो ये कह रहा है क्लॉज फर्स्ट, एक मिनट, क्लॉज फर्स्ट कह रहा है यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथाशीघ्र डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का प्रदान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। तो ये पहला क्लॉज ये कह रहा है कि जो डाक तार वगैरह के संबंध में जो
डंक तार वगैरह के संबंध में जो चीज़ें हैं उन्हें कौन कौन न्यायालय में करा सकता है, तो क्या करा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट उसे मंगाने के लिए ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, सेशन न्यायालय कर सकता है और उच्च न्यायालय कर सकता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो पत्र तारों के संबंध में कोई सम्मन वगैरह करना है मंगाने के लिए, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसी डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है तो किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब हम चलते आगे। इसका क्लॉज सेकंड कहता है यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश के मिलने तक निरुद्ध रखे। तो ये कह रहा है अगर यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, पुलिस आयुक्त हो, जिला पुलिस अधीक्षक हो, की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या ऐसी कोई प्रयोजन चाहिए, तो क्या कर सकता है, उसके क्या तलाशी करा सकता है। ठीक है, और ये उस और जिसकी तलाशी करा सकता है और जिसके अधिकारों में वो चीज़ है उसे कह सकता है कि पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराएगा और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायालय के आदेश के मिलने तक निरुद्ध रख सकता है अपने पास। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। आगे आता है तलाशी वारंट। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, तो ये काफी पूछता है कि सीआरपीसी में तलाशी वारंट कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है 93 में। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो ये कह रहा है जहाँ किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के अधीन सम्मन या आदेश या धारा 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे सम्मन या अपेक्षा द्वारा तथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश करे ना करे, अथवा जहाँ ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अथवा जहाँ न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, वहाँ वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें उसके पश्चात अंतरिम उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। तो ये कह रहा है कि यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि धारा 91 और 92 के अनुसार जिसे आदेश दिया गया वह चीज पेश नहीं करेगा, ठीक है, जिसे सम्मन किया गया वो चीज पेश नहीं करेगा, या कब्जे का ज्ञान नहीं है कि किसके पास है, तो कह रहा है तो न्याय के लिए निरीक्षण आवश्यक है, तो न्यायालय तलाशी वारंट जारी करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। तो आगे ये क्लॉज क्या कह रहा है, अभी ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं हम 94 पर। 94 कह रहा है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरंजित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। तो ये कह रहा है कोई चुराई हुई संपत्ति है या कोई डॉक्यूमेंट है उसे वहाँ होने का संदेह है, तब तलाशी, उस स्थान की तलाशी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो पहला कहता है यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कौन कौन, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इंतला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्ति वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है निक्षेप प्रक्रिया या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह अधिकार दे सकता है कि वह उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे, वारंट में निर्दिष्ट रीत से उसकी तलाशी करे, वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को जिससे चुराई हुई संपत्ति या ऐसा आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है होने का उससे उचित संदेह कब्जे में ले ले। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि न्यायालय को ऐसा लगता है
ठीक है। यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि किसी स्थान पर चुराई हुई वस्तु, आपत्तिजन्य वस्तु आदि हो सकती है, तो वह क्या करेगा, कांस्टेबल से ऊपर की पुलिस अधिकारी से उस स्थान की तलाशी कराने के लिए ऑर्डर दे देगा। ठीक है, सिंपल सी बात। ये कितना बड़ा सेक्शन है। अब आ जाते हैं 95। 95 कह रहा है कुछ प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा करने और उनके तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। ये कह रहा है कि कुछ प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा करने और वहां पर तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो इसका पहला क्लॉज कह रहा है जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है किसी समाचार पत्र या पुस्तक अथवा किसी दस्तावेज में, चाहे वह किसी भी मुद्रित हुई हो, चाहे वो कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्निहित है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124A या धारा 135A, 135B, 292, 293, 295A के अधीन दंडनीय है, वहाँ राज्य सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक के प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समर्पण कर लिया जाए। तो ये कह रहा है 95 कि यदि राज्य सरकार को लगे कि, अब क्या कह रहा है कि राज्य सरकार को क्या लग रहा है, एक मिनट, हाँ, तो ये कह रहा है यदि राज्य सरकार को लगे कि किसी पुस्तक या समाचार पत्र में राजद्रोहात्मक या अश्लील साहित्य, तो वह उसके समर्पण के लिए उद्घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकेगा। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसके समर्पण की उद्घोषणा कर देगा। ठीक है, अब कह रहा है ऐसे दस्तावेज को कोई पुलिस अधिकारी भारत में कहीं भी अभिगृहित कर सकेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 96 में। तो 96 कह रहा है कि जो 95 में, हाँ, तो 96 कह रहा है कि जो 95 में उद्घोषणा करके जो चीज समर्पण कर ली गई है, तो ये कह रहा है कि उसे अपास्त कैसे करा सकता है उस समर्पण को। तो ये कह रहा है समर्पण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। तो सीधा सिंपल इसमें ये कह रहा है कि धारा 95 के अधीन जो समर्पण की घोषणा को अपास्त करने के लिए हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति 2 मंथ के पीरियड में उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा। तो इसको समर्पण की घोषणा को अपास्त कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो कितने दिन में हमें इसके लिए आवेदन करना होगा, इसका 2 महीने में करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये आता है, ये काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन 97 कह रहा है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। ठीक है, जो सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी, तो ये कह रहा है कौन कौन कर सकता है, तो ये पूछता है कौन कौन कर सकता है। तो ये कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट कर सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कर सकता है। कोई यह विश्वास करने के कारण है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति में परिरुद्ध है जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है, और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी। और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। तो 97 ये कह रहा है कि कोई सदोष परिरोध व्यक्ति के लिए तलाशी करवा रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसे सदोष परिरोध कर रखा है, तो कौन कौन करा सकता है, तो ये कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट करा सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट करा सकता है। ठीक है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करा सकता है। तो ये कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट सदोष परिरोध व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को ढूंढा जाए और उसे सदोष परिरोध से छुड़ाया जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 98, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है 98। हाँ, और ये 97 को ना बंदी प्रत्यक्ष कर रिट के समान माना गया है। ठीक है,
जो बंदी प्रत्यक्ष कर रेट है ना, उसके समान ये 97 को माना गया है। अब आ जाते हैं 98। 98 कह रहा है अपहत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। कह रहा किसी अब कह रहा है किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किया जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, कौन कौन, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या बालिका उसको पति या माता पिता संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है परंतु वापस कर दी जाए, तुरंत वापस कर दी जाए। और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकता है। तो ये क्या कह रहा है, कोई स्त्री है अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। तो ये कह रहा है 98 कि कोई स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को यदि परिरुद्ध किया गया है या अपहृत किया गया है तो परिवाद किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उसे स्वतंत्र करने का उसके और स्वतंत्र करवा के उसके संरक्षक को सौंपने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो क्या कहेगा कि वो ऑर्डर करेगा कि उसे स्वतंत्र कराया जाए और उसके संरक्षक को उसे सौंप दिया जाए। अब आ जाता है 99 तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं 100 थोड़ा पूछता तो नहीं है पर पढ़ लेते हैं। हाँ, सेक्शन 100 कह रहा है बंद स्थानों के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। तो ये कह रहा है कोई बंद स्थान है तो उसके जो ऑनर है वो क्या करने देंगे, अगर तलाशी लेने देंगे। ठीक है, तो कह रहा है जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को जो वारंट का निष्पादन कर रहा है मांग करने पर वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वह तलाशी लेने के लिए उचित सुविधाएं देगा। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी ने तलाशी वारंट किसी स्थान का तलाशी वारंट है तो उसे तलाशी लेने देगा जो उसका उस स्थान का मालिक होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। तो ये अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा नहीं पूछता। अब पूछता है वो, हाँ, ये आ जाते हैं चैप्टर 8। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये चैप्टर 8 प्रशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो ये कह रहा है प्रशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। ठीक है, तो अब हम आगे आ जाते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है ये सेक्शन है 106 से 124 तक ये सेक्शन है। ठीक है, इसमें ये सेक्शन कवर होते हैं। अब आ जाते हैं हम 106 106 कह रहा है दोष सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। तो ये कह रहा है कि दोष सिद्धि है, दोष सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी की दोष सिद्धि हो गई है तो उससे ये प्रतिभूति ली जाएगी कि आप प्रशांति कायम रखेंगे। ठीक है, तो इसे अंदर आ जाते हैं कौन कौन ले सकता है। तो ये सेक्शन बता रहा है जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्ध दोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि प्रशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे प्रशांति कायम रखने
के लिए ऐसे प्रतिभूति सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित कर सकता है। तो सीधा सिंपल ये कह रहा है कि कोई दोष सिद्ध हो चुका है वो व्यक्ति, उसे सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष के लिए सहित या रहित ये प्रतिभूति ले लेगा कि आप प्रशांति कायम रखेंगे। सीधा सिंपल ये है। ठीक है, तो कौन कौन ले सकता है? सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ठीक है, कितने टाइम तक के लिए लेगा? 3 ईयर के लिए। ये काफी पूछता है। अब आते हैं 107। तो ये कह रहा है अन्य दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। ठीक है, तो अन्य दशाओं में प्रतिभूति कौन ले सकता है? तो कह रहा है, पहला क्लॉज कह रहा है इसका, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति प्रशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिसमें संभावतः प्रशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षिप्त हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीत से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे प्रशांति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभूति सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। तो ये कह रहा है सेक्शन 107 के प्रशांति भंग को रोकने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष के लिए प्रतिभूति सहित या रहित उसे क्या कर सकता है? बॉन्ड भरवा सकता है कि आप क्या करेंगे? प्रशांति कायम रखेंगे। ठीक है, कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। और कौन करा रहा है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब आगे अब ये आ जाता है राजद्रोहात्मक। ये कह रहा है राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब कोई राजद्रोहात्मक बातों को फैला रहा है तब, तो ये पहला क्लॉज कहता है, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साहस फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाना या दुष्प्रेरण करता है, अर्थात कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 और 153A 124A 153A या 153B और 295A के अधीन दंडनीय है, अथवा किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने में तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अविश्वास में मानहानि की कोटि में आती है, अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अथाह स्थिति निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवर्तन करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर लेता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है, और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीत से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि उसे 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उस अपने सदाचार के लिए प्रतिभूति सहित या रहित बंध पत्र निष्पादन करने के लिए आदेश क्यों न दे। ठीक है, तो ये कह रहा है सेक्शन 8 सिंपल सा, ये कह रहा है कि राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो ये कह रहा है कि क्या करेगा? ये कौन करेगा? ये कह रहा है जब किसी तो ये कह रहा है कोई कार्यपालक जो संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई इत्तला मिलती है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है जो राजद्रोहात्मक बातें फैला रहा है, तो वो क्या करेगा? प्रतिभूति सहित या रहित उस व्यक्ति से 1 ईयर के लिए प्रतिभूति ले लेगा कि आप अब राजद्रोहात्मक बातें नहीं फैलाएंगे। तो कितने टाइम तक के लेगा? 1 साल तक की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे।
आगे आ जाता है सेक्शन 109। ये कहता है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। ठीक है, तो ये कह रहा है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानी बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीत से अपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूति सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न करे। तो ये 109 ये कह रहा है, हाँ, तो ये कह रहा है कोई संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति ले रहा है। तो ये कह रहा है कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति है जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो सदाचार के लिए प्रतिभूति ले जानी उसके लिए आवश्यक है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कह रहेगा, प्रतिभूति सहित या रहित उससे 1 ईयर के लिए प्रतिभूति ले लेगा। ठीक है, अब आ जाते आगे आ जाता है, ये काफी पूछता है अभ्यास्तिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। ठीक है, 110 अभ्यास्तिक अपराधी के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभ्यास्तन लुटेरा है, गृहवेदन, चोर या कूटरचित अथवा चुराई हुई संपत्ति उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यास्तन प्रापक है अथवा अभ्यास्त चोरों की संरक्षा करता है या चोरों के संशय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका बयान सहायता देता है अथवा व्यापार अपहरण उद्यापन छल रिष्टि या अपराध रिष्टि का अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 के अधीन या इस संहिता की धारा 489A 89B 489C डी के अधीन दंडनीय और अपराध अभ्यास्त करता है या करने का प्रयत्न करता है और दुष्प्रेरण करता है अथवा ऐसे अपराध अभ्यास्त करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जिनसे प्रशांति भंग होना समाहित है अथवा ऐसा कोई ऐसा अपराध अभ्यास्त करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है। जो ये निम्नलिखित काफी दे रखे हैं ये सारे, औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम, विशेष मुद्रा अधिनियम, कर्मचारी अधिनियम, इससे संबंधित कोई अपराध वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो न्यायालय प्रतिभूति लेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 110 को कोई अभ्यास्तक अपराधी है। ठीक है, तो ये कह रहा है तो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभ्यास्तन अपराधी है, तो क्या करेगा वो प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित उससे 3 साल के लिए प्रतिभूति ले लेगा कि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभ्यास्तन लुटेरा है। ठीक है, तो उससे क्या कहेगा कि आप 3 साल के लिए प्रतिभूति दें हमें। ठीक है, कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। अब आगे आ जाते हैं, हम इम्पोर्टेंट सेक्शन ही करेंगे दोस्तों। अब आ जाते हैं हम 111 कह रहा है आदेश का दिया जाना। ठीक है, तो ये आदेश है उसके दिया जाना। तो ये कह रहा है जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 107, 108, 109, 110 के अधीन कोई कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कार्य दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इंतला का सार, इस बंधपत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभूतियों की यदि कोई हो अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा। तो ये कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट धारा 107, 108, 109 व 110 के अधीन कारण बताओ आदेश देता है, वो पूछता है कारण बताओ। ठीक है, तो आदेश देता है तो वह इंतला का सार, रकम, अवधि, प्रतिभूति की संख्या आदि अंकित करेगा। ठीक है, जो ऑर्डर देगा न्यायालय, ठीक है, कौन से सेक्शन में 107 में, 108 में, 109 में, 110 में ऑर्डर देगा। ठीक है, कि आप प्रतिभूति दें। ठीक है, तो वह उसमें इंतला का सार, रकम, अवधि, प्रतिभूतियों की संख्या आदि अंकित करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे अब हम आ जाते हैं सेक्शन, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है,
अब हम आ जाते हैं, हाँ ये पूछता है सेक्शन 17, ये काफी इंपोर्टेंट है। ये कह रहा है प्रतिभूति देने का आदेश। अब ये क्या कह रहा है, ऊपर कह दिया था आदेश दिया जाना, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रतिभूति देने का आदेश, वहाँ ऑर्डर के बारे में बता रहा था या प्रतिभूति के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति पर शांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह जांच की गई है प्रतिभूति सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देगा। परंतु किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार से या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि की दीर्घतम अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश न किया जाएगा जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है। और बी में कह रहा है प्रत्येक बंद पत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक ना होगी। और थर्ड क्लॉज कह रहा है जब वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की जाती है अवश्य है तब बंद पत्र केवल उसके प्रतिभूतियों द्वारा निष्पादित किया जाएगा। तो 117 बता रहा है कि प्रतिभूति देने का आदेश, तो ये कह रहा है कि जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट प्रतिभूति सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश देगा, ठीक है। तो पहले भी क्या कराएगा, जांच कराएगा। और उसे लग रहा है कि बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश, और उसे लग रहा है कि प्रतिभूति लेनी चाहिए तो क्या करेगा, बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देगा, ठीक है। यदि आवश्यक हो तो बंद पत्र प्रतिभूतियों दोबारा ही निष्पादित कराएगा, कब, जब उसे लग रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति अवयस्क है तब, ठीक है। तो कह रहा अवयस्क के बारे में बंद पत्र केवल उसके प्रतिभूतियों द्वारा ही निष्पादित कराएगा, ठीक है, क्योंकि वो अवयस्क है तो उसके जो प्रतिभूति होंगे वो ही बॉन्ड भर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, इसे एक बार और देख लेते हैं। 117 प्रतिभूति देने का आदेश, तो ये कह रहा है कि प्रतिभूति देने का आदेश कैसे दिया जाएगा, तो कह रहा है जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट प्रतिभूति सहित या रहित बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देगा, ठीक है। यदि आवश्यक हो तो बॉन्ड प्रतिभूतियों द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा। अब उसे लग रहा है कि जैसे कोई अवयस्क है तो ये कह रहा है अवयस्क के बारे में बॉन्ड केवल उसके प्रतिभूतियों द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा, बस इतना ही वो पूछता है। अब ये है सेक्शन 19 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। तो 119 कह रहा है कि इस धारा के अनुसार प्रतिभूति की अवधि उस आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी यदि मजिस्ट्रेट कोई दिनांक नियत करी हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर जिस दिन उसने ऑर्डर दिया था ना उसी दिन से वो टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। कि क्या कह रहा है 119 कह रहा है इस धारा के अनुसार प्रतिभूति की अवधि उस आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी जो मजिस्ट्रेट ने दिया है, ठीक है। अगर कोई डेट नहीं लिखी है तो फिर जब आदेश दिया था ना उसी दिन से टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे, ये 120 कह रहा है बॉन्ड की अंतर्वस्तु, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि इसमें 120 में कि जो बंद पत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति है वो बाध्य होगा पर शांति बनाए रखने के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो यह बंद पत्र भंग माना जाएगा, ठीक है। बस इतना पूछ रहा है, इसमें इससे ज्यादा नहीं। अब आ जाते हैं 121 प्रतिभूतियों को अस्वीकार करने की शक्ति, ठीक है। तो 121 में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कहता है कि मजिस्ट्रेट अपने समझ पेश प्रतिभूतियों को स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है और मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की उपयोगिता की जांच कर सकता है, ठीक है। तो जो मजिस्ट्रेट है जो प्रतिभूति उन्हें वो लेके आया है तो उसकी क्या है, उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है और प्रतिभूतियों की उपयोगिता की जांच भी कर सकता है कि जो ये प्रतिभूति दे रहा है क्या वो सही है, तो वो उसकी जांच भी कर सकता है। ये बताता है सेक्शन 121। अब आ जाते आगे 122 प्रतिभूति देने में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास। अब क्या है, उसने प्रतिभूति देने में व्यक्तिक्रम किया है तो तब कारावास क्या होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि प्रतिभूति देने में व्यक्तिक्रम होने पर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। कितना होगा, 3 वर्ष तक का, अगर कोई प्रतिभूति देने में व्यक्तिक्रम करता है, ठीक है। एक मिनट,
तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 122 प्रतिभूति देने में व्यक्तिगत होने का कारावास। तो ये पहले इसमें 2-3 पॉइंट है। ये कह रहा है प्रतिभूति देने में व्यक्तिगत होने पर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अब धारा 108, ये कह रहा है कि धारा 108 में जो कारावास है वो सादा होगा। ठीक है, जो धारा 108 में कारावास है वो क्या होगा, सादा होगा। और जो धारा 109 और 110 में कारावास है वो कठिन या सादा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बस यही कह रहा है ये सेक्शन। ठीक है, तो कह रहा है 108 में कितना होगा, सादा होगा। और जब 109 110 में होगा तो ये क्या कह रहा है, कठिन या सादा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आ जाते आगे। अब आ जाता है ये, अब ये इस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 9। तो अब हम चैप्टर 9 कल करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।